नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। पिछले कुछ दिनों से वीडियोस आने में काफ़ी अनियमितता भी हो रही है और ऐसा मैं खुद चाह रहा हूँ, क्योंकि अब मैं इस रेस में दौड़ना चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा टीचर बनने से पहले, जो कि मैं हूँ नहीं, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाला। तो मैं पहले खुद को साबित करना चाहता हूँ एक विद्यार्थी के रूप में, इस परीक्षा को पूरी तरह से निकालना चाहता हूँ। जब ये कॉन्फिडेंस मुझ में आ जाएगा कि भाई मैं ये एग्ज़ाम निकाल चुका हूँ, जब ये कॉन्फिडेंस आप में आएगा कि भाई हम एक ऐसे आदमी से पढ़ रहे हैं जिसने इस परीक्षा को निकाल चुका है, तो शायद ये मेरे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए ही फ़ायदेमंद होगा। खैर, मैं इतने सारे नोट्स टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ कि ये काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल में जाकर और नोट्स को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं और उनके आधार पर अपने आप का एनालिसिस कर सकते हैं कि आप कितने गहरे पानी में हैं। खैर, आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और समझने का प्रयास करते हैं रैंके को। तो लियोपोल्ड वॉन रैंके, जिसको हम रैंके या रांके भी कहते हैं, ये बर्लिन क्रांति से संबंधित व्यक्ति हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इतिहासकार और दार्शनिकों में से एक रहा है। अब देखिए, ये जर्मन इतिहासकार है और इनकी कुछ प्रमुख प्रसिद्ध बुक्स के बारे में देखते हैं। अक्सर 4-5 प्रश्न जो होते हैं वो होते हैं बुक्स के ऊपर। अब 4-5 सॉरी 4-5 में से 1-2 बुक्स जो होती है वो हिस्टोरियंस की होती है और ये आपको दी जाती है कि भाई इस इतिहासकार की बुक से आपको मिलाना है कि किस इतिहासकार ने कौन सी बुक लिखी है। बाकी जो किताबें होती हैं कुछ दिल्ली सल्तनत की में आपको मिल जाएंगी, कुछ मुग़लों से रिलेटेड हो जाएंगी, कुछ आपको गुप्त और मौर्यों के टाइम पीरियड की मिल जाती हैं। तो अब ये जो बुक्स हैं, अब जो इतिहासकार से रिलेटेड बुक्स हैं जो अक्सर पूछी जानी तय होती हैं, आप इनको ठीक से सुधार सकते हैं। जितने भी राइटर इसके बारे में मैंने आपको बताया हूँ, उन सभी की प्रमुख बुक्स भी मैंने आपको बताया हूँ, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो अब देखिए, हिस्ट्री ऑफ द लैटिन एंड ट्यूटोनिक नेशंस 1824 में ये लिखी उन्होंने। पोप ऑफ रोम, हिस्ट्री ऑफ रिफॉर्मेशन इन जर्मनी, ये कुछ प्रमुख किताबें हैं। अब जो रैंक है, अब इसके इतिहास दर्शन की या फिर इसने जो इतिहास में बदलाव किया उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। अब रैंक जो है, रैंके इसको कहते हैं, रैंक भी इसको कहते हैं। तो लियोपोल्ड वॉन रैंक जो है वह एक अनुभववादी इतिहासकार है। अब अनुभववादी का मतलब क्या होता है? जैसे जो चारवाक है वो भी अनुभववादी थे। अब अनुभववादी वो होते हैं कि भाई साहब, जो हमारी इंद्रिय हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा, जो हमारी इंद्रिय हैं, जो हमारी सेंसेस हैं, वो जब तक किसी भी चीज़ को फील नहीं करते हैं तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि भाई ये चीज़ नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पर रैंक के अनुसार या फिर जो अनुभववादी इतिहासकार है, इनके अनुसार केवल इंद्रिय अनुभव से ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। रैंक को अनुभववादी इतिहास का भी जनक माना जाता है। ठीक है? अब रैंक को अनुभववादी इतिहास का जनक माना जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रहना चाहिए। रैंक को अनुभववादी इतिहास लेखन का जनक और वैज्ञानिक इतिहास लेखन का संस्थापक भी कहा जाता है और रैंक को ही आलोचनात्मक ऐतिहासिक विज्ञान का संस्थापक भी माना जाता है। अब क्या क्या माना जाता है रैंक को, ये आपको ध्यान में रखना है। अनुभववादी इतिहास का ये जनक है, आधुनिक इतिहास लेखन का संस्थापक है, वैज्ञानिक इतिहास लेखन की शुरुआत इनसे हो रही है, आलोचनात्मक ऐतिहासिक विज्ञान की शुरुआत इनसे हो रही है। तो यहाँ पर से आप ये समझ सकते हो कि रैंक कितना महत्वपूर्ण नाम है यहाँ पर इतिहास लेखन की दृष्टि से। अब देखिए कि रैंक के आने के बाद इतिहास लेखन में अभूतपूर्व परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। इसलिए इनके दौर में हुए परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं? बर्लिन क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्लिन क्रांति कहते हैं। चूँकि इन्होंने ज़्यादातर अपने जो सिद्धांत दिए, चूँकि ये जर्मनी के थे और जर्मनी की राजधानी क्या है? तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन।
तो बर्लिन में ये रहते थे, बर्लिन में जो सम्मेलन होते थे उनमें ये अपने ज़्यादातर सिद्धांत रखते थे। तो इसलिए इसे क्या कहा गया, इसको कहा गया बर्लिन क्रांति। तो अब यहाँ पर आप बर्लिन क्रांति से आपको ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। बर्लिन नाम की एक वेब सीरीज़ भी है, तो इस तरह से भी आप ध्यान में रख सकते हो। तो रैंक के सिद्धांतों व पद्धति को रैंकियन पद्धति भी कहते हैं, ठीक है। अब इनके दौर में जो परिवर्तन हो रहे हैं, अब इनके दौर में जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 1920 से लेकर 1940 या 47 तक का जो समय है उसको हम भारतीय इतिहास में गांधीवादी युग कहते हैं। क्यों? भले ही भारत की आज़ादी में अलग अलग स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान रहा हो, हम किसी को कम या किसी को ज़्यादा नहीं आंक सकते, लेकिन इस समय पर जो सर्वसम्मत एक सबसे बड़ी जो राजनीतिक पार्टी थी कांग्रेस, उसका जो मुखिया था, ज़्यादातर क्रांतिकारियों का जो आदर्श था वे थे गांधी जी। तो इस समय पर गांधी जी के ज़्यादा वर्चस्व का समय था, उनके सिद्धांतों का समय था, उनकी जो असहयोग की नीति थी या फिर जो उनके अलग अलग आंदोलन के पैमाने थे जिनके दम पर उन्होंने बिना हिंसा किए अहिंसा के माध्यम से उन्होंने आंदोलन किए, उनका दौर था। इसलिए इस समय को क्या कहते हैं, हम कहते हैं गांधीवादी युग। अब गांधीवादी युग कहने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ गांधी जी ही यहाँ पर चल रहे हैं, अलग अलग नेता चल रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस चल रहे हैं, भगत सिंह जो युवा क्रांतिकारी हैं, जो हिंसक तरीके से आज़ादी दिलाने में यकीन रखते हैं, वो चल रहे हैं। नेहरू और जवाहरलाल नेहरू है यहाँ पर, उनके पिता मोतीलाल नेहरू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उनके बड़े भाई है। बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी भी हैं जिनके नाम हम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने भारत की आज़ादी में योगदान किया। तो उसी तरह बर्लिन क्रांति कहने का ये मतलब नहीं है कि भाई सिर्फ रैंक यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर बर्लिन क्रांति इस समय पर जो लोग रैंक से प्रभावित हैं वे भी यहाँ पर बर्लिन क्रांति में आ रहे हैं। तो बर्लिन क्रांति का मतलब क्या हुआ कि रैंक और रैंक से प्रभावित लोगों के द्वारा दिए गए सिद्धांत और इतिहास में हुए परिवर्तन का समय। अब यहाँ पर ये देखिए कि जो रैंक ने, लियोपोल्ड वॉन रैंक ने जो प्रमुख सिद्धांत दिए, पद्धतियाँ दी, उन्हें कहते हैं रैंकियन पद्धति। सॉरी। अब नेबुर भी वैज्ञानिक इतिहास लेखन का समर्थक इतिहासकार है। अब नेबुर और रैंक ये दोनों समकालीन आए थे और एक दूसरे से प्रभावित थे। अब नेबुर और रैंक के आने से पहले इतिहास में क्या क्या कमियां थी जिन्हें इन्होंने दूर किया, और ये एक पूरा कालक्रम इनके नाम पर यहाँ पर आ गया। तो देखिए 18वीं सदी के अधिकांश इतिहासकार अनुभवात्मक विवरण देने के प्रति गंभीर नहीं थे, अर्थात इन इतिहासकारों ने समय के साथ विचारों में होने वाले परिवर्तनों की पूर्ण अनभिज्ञता थी। मतलब ये अपने अनुभवों को साझा यहाँ पर नहीं करते थे, बल्कि ये सीधे फैक्चुअल चीज़ों को ज़्यादा देने में यकीन रखते थे। प्राथमिक स्रोतों और दस्तावेजों की अनुपलब्धता एवं स्वीकृत पद्धति तथा सिद्धांतों की कमी। अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि रैंक वैज्ञानिक इतिहास के जनक भी यहाँ पर माने जा रहे हैं। तो वैज्ञानिक इतिहास कहने का क्या मतलब है? वैज्ञानिक इतिहास कहने का मतलब है कि इतिहास अब वैज्ञानिक सिद्धांतों की पद्धति पर चलने वाला है। अब विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान कहते हैं कि भाई एक सिद्धांत होगा जिसको क्रमबद्ध तरीके से उसको सिद्ध किया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब न्यूटन ने अगर लॉ ऑफ ग्रेविटी लाया है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत लाया है, तो सिर्फ किसी के सामने जाकर एक एप्पल को ऊपर फेंक रहा है और फिर वो नीचे गिर रहा है, पेड़ से झड़ा दे रहा है कि भाई लो तुम्हारे सर के ऊपर इतने एप्पल गिर गए, साबित हो गया कि मेरा ये सिद्धांत है। यहाँ पर से नहीं चलने वाला भाई। पूरे सिद्धांत, पूरा पेपर वर्क करके न्यूटन ने बताया कि भाई इस तरह से गुरुत्वाकर्षण बल होता है और इसलिए हम ज़मीन में टिके हुए हैं। पृथ्वी गोल घूम रही है, हम पृथ्वी के नीचे साइड लटके हुए हैं, फिर भी हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम गिर नहीं रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर उसने समझाई। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो रैंक ने, लियोपोल्ड वॉन रैंक ने जो प्रमुख सिद्धांत दिए, पद्धतियाँ दी, प्राथमिक स्रोतों और दस्तावेजों की अनुपलब्धता एवं स्वीकृत पद्धति तथा सिद्धांतों की कमी। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि रैंक वैज्ञानिक इतिहास के जनक भी यहाँ पर माने जा रहे हैं। तो
विज्ञान वह है जहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से किसी सिद्धांत को समझाया जाता है। तो उसी तरह यहाँ पर रैंक ने भी इतिहास में किया कि भाई इतिहास में जो स्रोत हैं, प्राथमिक स्रोत हैं या फिर जो दस्तावेज वगैरह हैं, उनका हम सोर्सेज के रूप में, स्रोतों के रूप में हम उनका प्रयोग करेंगे और उनका क्रमबद्ध तरीके से हम प्रयोग करेंगे ताकि इतिहास में भी वैज्ञानिकता आ सके और इतिहास को और अधिक प्रमाणित बना सके, ना कि किस्से कहानियों तक सीमित रखा जाए। अब इतिहास अध्ययन में संगठन एवं व्यवस्थापन की कमी अर्थात विश्वसनीयता स्तर पर इतिहास के अध्ययन को विधिवत रूप से नहीं पढ़ाया जाना। अब इनसे पहले क्या होता था कि इतिहास जो था उसमें संगठन उतना बेहतर नहीं था और ना ही उसमें व्यवस्थाएं उतनी बेहतर थी और विश्वविद्यालय स्तर पर इतिहास को विधिवत रूप में नहीं पढ़ाया जाता था। कोई विश्वविद्यालय पढ़ा रहा है, कोई नहीं पढ़ा रहा, मतलब इतिहास में इतनी मजबूती नहीं थी कि इसको एक विषय के रूप में सर्वसम्मत रूप में स्वीकार किया जाए और सभी विश्वविद्यालय, सभी कॉलेज, विद्यालय इसको पढ़ाएं। क्यों? क्योंकि ये किस्सों कहानियों की तरह था, ना तो इसमें प्राथमिक स्रोत, ना कि इसमें वैज्ञानिकता थी और ना ही इसमें उतने अच्छे विचार समझ में आते थे। तो ये सारा जो झोल झपाटा हो रहा था, ये हो रहा था रैंक के आने से पहले। अब देखिए कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप हुए राजनीतिक सुधारों के कारण मानव समाज एवं मानव स्वभाव के बारे में विचारों एवं अवधारणाओं में परिवर्तन आया। अब लोगों ने परिवर्तन और विकास को सामाजिक एवं व्यक्तिगत व्यवहार के संदर्भ में देखना शुरू किया। इसी प्रकार इतिहास के अध्ययन में स्रोतों एवं दस्तावेजों पर भरोसा करने से पूर्व उनका सावधानीपूर्वक एवं आलोचनात्मक ढंग से मूल्यांकन किया जाने लगा। आलोचनात्मक ढंग से मूल्यांकन करने का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप उनकी कमियों का विवरण दे रहे हैं कि भाई यहाँ पर इसमें ऐसा सुधार हो सकता था। जैसे हम देखते हैं कार्ल मार्क्स की जब हम आलोचना करते हैं तो कार्ल मार्क्स या मार्क्सवादी इतिहासकार हर घटना के पीछे आर्थिक कारण खोजने की बात करते हैं। भारत क्यों आज़ाद हुआ? तो भैया आर्थिक कारण जिम्मेदार था। वो ये नहीं कहेंगे कि क्रांतिकारियों ने क्या किया, क्या नहीं किया, या फिर उस समय पर स्वतंत्रता संग्राम की स्थिति क्या थी। वो ये कहेंगे कि भाई साहब इंग्लैंड की जो आर्थिक स्थिति थी वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चरमरा गई थी, जिसके कारण भारत जैसे बड़े उपनिवेश को स्वतंत्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी उनके लिए हो गया था। जबकि भारत ही नहीं, श्रीलंका और बहुत सारे छोटे छोटे उपनिवेश भी आज़ाद हुए थे। बड़े उपनिवेश को नहीं चला पा रहे थे, ये पॉइंट की बात है, लेकिन छोटे उपनिवेश को तो चला सकते थे, उनको क्यों छोड़ा? तो यहाँ पर जो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं वो तो सीधे एक ही कारण पर उतर कर आते हैं कि भाई इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी। अब उनसे आप किसी भी विषय पर बात करो कि महिलाओं की स्थिति समाज में कमज़ोर क्यों रही है, तो वो ये कहेंगे कि भाई साहब महिलाओं के पास में धन की कमी रही है, उनके पास में सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, उन्हें समाज में व्यवसाय करने की आज़ादी नहीं थी, रोज़गार करने की आज़ादी नहीं थी, जिसके चलते वे आर्थिक रूप से पुरुषों पर, अपने घर के जो आदमी हैं, उनके पति हैं, बेटे, भाई, उन पर निर्भर रहीं, जिनके कारण वे डिसीजन लेने में असक्षम रही। तो किसी भी कारण में जो मार्क्सवादी इतिहासकार है वो आपको आर्थिक कारण देंगे और इस तरह से देंगे कि आपको कहीं ना कहीं यकीन हो जाएगा। और वास्तविक रूप में आर्थिक कारण भी होता है, लेकिन आर्थिक कारण ही मूल कारण हो हर घटना के पीछे, ये ज़रूरी नहीं होता। जबकि मार्क्सवादी इतिहासकार हर घटना के पीछे मूल कारण आर्थिक कारण को मानते हैं। तो ये उनकी आलोचना हो सकती है कि भाई तुम हर चीज़ के पीछे पैसे घुसाड़ दे रहे हो, हर चीज़ के पीछे तुम कह रहे हो कि आर्थिक कारण है। तो ये आलोचना है। जब आप मार्क्सवाद को पढ़ोगे तो ये आलोचना आपके दिमाग में खुद ब खुद निकल कर यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर इस नई आलोचनात्मक पद्धति से शुरुआत हुई कि भाई अब हम आलोचनात्मक तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे, और इस नई आलोचनात्मक पद्धति और स्रोत आधारित ऐतिहासिक अनुसंधान के क्षेत्र में नेबुर और रैंके ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि भैया अब हम जो वैज्ञानिक पद्धति का हम इस्तेमाल करेंगे
ये पॉइंट आपको नोट कर लेना चाहिए कि इस समय पर क्या परिवर्तन आए। पहला तो यह है कि भाई हम वैज्ञानिक पद्धति से इतिहास का अध्ययन करेंगे। ऐतिहासिक अनुसंधान के क्षेत्र में हम काम करेंगे कि भाई साहब हम अब इसको विज्ञान की तरह हम समझेंगे। और तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर जो बदलाव आया था कि अब हम आलोचनात्मक पद्धति से अध्ययन करेंगे कि भाई कोई इतिहास की घटना है तो हम सिर्फ उसे एक घटना की तरह पढ़कर न निकल जाएं, हम उसमें उस इतिहासकार के प्रति, उस घटना के प्रति हम आलोचनात्मक तरीके से उसका अध्ययन करें, क्रिटिकल एनालिसिस करें कि भैया क्या वाकई उसने सही लिखा है, क्या वाकई वो घटना उस परिस्थिति के हिसाब से सही बैठती है या नहीं। जैसे 1857 की क्रांति, हो सकता है कि रैंके के पहले अगर कोई इतिहासकार पढ़ता तो सामान्य रूप से 1857 की घटना को एक घटना के तौर पर, एक फैक्ट के रूप में पढ़कर निकल जाता। लेकिन आज का इतिहासकार जो नेबुर और रैंके के विचारों से काफ़ी प्रभावित हो चुका है, वो पढ़ेगा कि भाई 1857 की क्रांति, अब इसके प्रभाव अलग से पढ़ेगा, इसका महत्व अलग से पढ़ेगा, वो इसकी आलोचना भी करेगा कि भाई आलोचनात्मक अध्ययन करते हैं कि क्यों क्रांति असफल हुई। तो भैया पता लगता है कि इस क्रांति का तो कोई एक नेता था ही नहीं। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई की चल रही है, दिल्ली में बख्तावर खां की चल रही है जो कि बहादुर शाह जफर के सेनापति थे, कहीं कानपुर में नाना साहेब की चल रही है। जबकि पूरी क्रांति का अगर एक नेता होता या फिर कुछ नेताओं में भी अगर बहुत अच्छी एकता होती तो इस क्रांति को और लंबे समय तक चलाया जा सकता था। तो इस तरह से एक घटना को और अच्छे से एनालिटिकली अध्ययन करना, पढ़ना, ये बहुत ही ज़्यादा इतिहास में लाभदायक सिद्ध हुआ। और ये प्रभाव किसके प्रभाव से विकसित हुआ, तो ये नेबुर और मुख्य तौर पर रैंके के प्रभाव से ये विकसित हुआ। तो यहाँ पर चीज़ें आपको न केवल एक इतिहास जब आप इस लेवल में आके पढ़ते हो तो आपके सामने बस ये चुनौती नहीं होती है कि आपको घटनाओं को याद करना है और फिर उसमें से ही कोई फैक्ट निकाल कर जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आपको सही करना है। आपके सामने ये चुनौती भी होती है कि आपको इतिहास को समझना है कि जो परिवर्तन हुए वो क्यों हुए और किन तरह से हुए। सोचो अगर हम रैंक और नेबू से पहले के दौर में होते तो हम इतिहास को किस तरह से समझ रहे होते। हम क्रिटिकल एनालिसिस नहीं कर पाते, हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं सोचते, हम किस्से कहानियों की तरह, तथ्यों की तरह हम बस इतिहास को पढ़कर निकल जाते और इतिहास हमारे लिए एक घटना मात्र होता। जबकि आज के समय में हम इतिहास में देखते हैं कि भाई इतिहास में कोई परिवर्तन हुआ है तो उसका क्या प्रभाव है, उसमें क्रमबद्ध अध्ययन है या नहीं, उसमें कहीं इलॉजिकल बात तो नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देखते हैं। तो अगर आप आज के दौर में इतिहास पढ़ रहे हो तो आपके सामने इतिहास को न केवल पढ़कर निकल जाना है बल्कि इतिहास को अच्छे तरीके से समझना है, उस दौर में अपने आप को जीना है और फिर ये देखना है कि क्या उस दौर का इतिहास वाकई इतिहास था। तो ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ोगे तब आप पीएचडी के लिए कामयाब एक अच्छे विद्यार्थी बनोगे, क्योंकि न केवल आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपको एग्ज़ाम निकालना है बल्कि आपका ये टारगेट भी होना चाहिए कि आपकी पीएचडी इतनी बेहतर हो कि आपको अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में आपकी फॉर्म देखते ही, आपके डिग्री देखते ही सामने वाला आपको बिना इंटरव्यू के कहे कि भाई आ जाओ हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ। तो इतना अच्छा आपको पीएचडी करना है। ये आप तब कर पाओगे जब आपका माइंडसेट अभी से ही ये होगा कि भाई मुझे सिर्फ इतिहास को रटना नहीं है, मुझे सिर्फ इतिहास को पढ़ना नहीं है, बल्कि मुझे इतिहास को समझना है, इतिहास में हुए परिवर्तनों को समझना है, उन्हें जीना है। तब आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, एग्ज़ाम निकालने में और फिर आगे पीएचडी करने में। तो देखिए यहाँ पर देखिए नेबू ने हिस्ट्री ऑफ रोम की रचना की। किसकी रचना की? हिस्ट्री ऑफ रोम की रचना की। अब देखिए नेबूर का एक प्रसिद्ध कथन है, कलम उठाते समय हमें इस योग्य होना चाहिए कि ईश्वर के समक्ष जाकर कह सके कि मैंने जानबूझकर या ईमानदारी से छानबीन किए बिना ऐसा कुछ नहीं लिखा जो सच ना हो। मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भैया अनुसंधात्मक इतिहास यानी कि
रिसर्चेबल हिस्ट्री यहाँ पर होनी चाहिए। नेबुर की अध्ययन पद्धति ने रैंक की वैज्ञानिक विधाओं की पृष्ठभूमि तैयार की। रैंक ने इतिहास दर्शन पर नेबुर के अलावा कांट और हम्बोल्ट के विचारों का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर रैंक अपने से पहले और अपने समकालीन इतिहासकारों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। अब देखिए, रैंक की बात करें तो इतिहासकार का कार्य, रैंक कहता है कि इतिहासकार का कार्य है जो जैसा घटित हुआ है वैसा ही प्रस्तुत करे। इतिहासकार का कार्य अतीत की घटनाओं पर निर्णय देना अथवा उसका मूल्यांकन करना नहीं है। अब देखो, रैंक कितनी अच्छी बात कहता है। रैंक कहता है, इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं, ठीक है। आज के बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई साहब, आज़ादी के समय पर आप कहते हो कि गांधी गांधी गांधी, आप गांधी गांधी का राप लगाते रहते हो। आप कहते हो कि पूरी आज़ादी गांधी ने दिलवाई। तो बाकी लोग क्या झक मार रहे थे या फिर कहीं ढोल लेके बैठ गए थे और नाच रहे थे वहाँ पर? क्या आप ऐसा कहना चाहते हो? तो ऐसा वो लोग कह रहे हैं दोस्तों जो इतिहास को अपने तरीके से मूल्यांकन करना चाहते हो, जो इतिहास में अपने तरीके से रिजल्ट निकालना चाहते हो। तो अगर आप एक इतिहासकार हैं तो आपका काम क्या है? आपका काम ये नहीं है कि गांधी का योगदान कितना था कितना नहीं था, या फिर गांधी क्या कर रहे थे। आपका काम है कि आप घटनाओं को जैसा का वैसा ही घटित करें। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो वो हुआ। आप उसे अपने नज़रिए से प्रस्तुत करने का या फिर उसमें तोड़ मरोड़ करने का अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो आप वास्तविक इतिहासकार हुए ही नहीं। तो यहाँ पर रानके वही कहता है कि भैया, इतिहासकार अगर आप हैं तो आपको घटनाओं को वैसा ही प्रस्तुत करना है जैसी वह घटित हुई है। इतिहासकार का काम है अतीत की घटनाओं पर निर्णय देना या उसका मूल्यांकन करना इतिहासकार का काम नहीं है। अतीत की घटनाओं पर आप निर्णय नहीं दे सकते, आप अतीत की घटनाओं का मूल्यांकन नहीं कर सकते, आप उन्हें जैसा का वैसा प्रस्तुत कर सकते हैं, भले ही आप उनसे सीख ले सकते हैं। तो गांधी जी का योगदान था या नहीं, यह निर्णय देने का काम आज के किसी भी व्यक्ति का नहीं है। भले ही आप समझ सकते हैं अपने स्तर पर, लेकिन आप निर्णय नहीं दे सकते, ना ही आप मूल्यांकन कर सकते हो रांके के नज़रिए से। अब इतिहास लेखन के प्रति रैंके का दृष्टिकोण जो है वो हम यहाँ पर समझते हैं और रैंकियन पद्धति को यहाँ पर देखते हैं। प्राथमिक स्रोतों पर यहाँ पर ये बल देते हैं, ठीक है। हमने देखा कि हमने शुरुआत में भी पढ़ा कि ये वैज्ञानिकता पर जोर दे रहे हैं, वैज्ञानिक इतिहास पर जोर दे रहे हैं, अनुसंधान पर जोर दे रहे हैं। साथ ही साथ ये जो प्राथमिक स्रोत है उन पर भी ये बल दे रहे हैं कि भाई साहब, प्राथमिक स्रोत जो हों वो प्रमाणित हो, अच्छे स्रोत हो, अच्छे दस्तावेजों का इस्तेमाल करो, ताकि एक बेहतरीन इतिहास लिखा जा सके, ताकि एक वास्तविक इतिहास यहाँ पर लिखा जा सके, ना कि झूठ। तो यहाँ पर रैंके ने इतिहास लेखन में प्राथमिक स्रोतों पर बल देते हुए अध्ययन के स्रोतों को उनके महत्व के आधार पर वरीयता क्रम में रखा है और प्राथमिक और अनुपूरक स्रोत की वह यहाँ पर बात करते हैं। अब रैंक के अनुसार प्राथमिक स्रोत वे स्रोत है जो घटना विशेष के समय मौजूद रहे हों। जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पर अगर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो उस कैमरे की फुटेज प्राथमिक स्रोत है। एक्सीडेंट होते हुए अगर किसी ने देखा है तो जिसने देखा है वह व्यक्ति प्राथमिक स्रोत है। तो किसी भी घटना से जुड़ा हुआ कोई भी पक्ष जो सीधे तौर पर जुड़ता है वह प्राथमिक स्रोत है। तो अगर आप किसी विक्टिम की या फिर किसी प्रत्यक्षदर्शी से आप बात कर रहे हैं तो प्राथमिक स्रोत कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब रैंक के अनुसार प्राथमिक स्रोत वे हैं जो घटना विशेष के समय मौजूद रहे हों। इसी प्रकार अनुपूरक स्रोत वे हैं जो घटना के बाद लोगों द्वारा प्रस्तुत किए गए हों। जैसे उदाहरण के लिए जो मैंने आपको घटना का जिक्र किया, मान लीजिए रोड पर एक रोड एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। अब वहाँ पर लगे सीसीटीवी कैमरा, जिन लोगों ने गाड़ियों को टकराते हुए देखा है वे सभी क्या हैं, वे प्राथमिक स्रोत के रूप में काम करेंगे।
अब दूसरे दिन न्यूज़ चैनल में कोई न्यूज़ आएगी कि भाई वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, तो वो स्रोत क्या कहलाएगा? वो सेकेंडरी स्रोत कहलाएगा। मतलब रोड एक्सीडेंट हुआ, दूसरे दिन दैनिक भास्कर या किसी भी समाचार पत्र में या न्यूज़ चैनल में वो खबर चली कि भाई वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, वो सेकेंडरी सोर्स कहलाएगा, द्वितीयक स्रोत वो कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद वहाँ पर जाकर नहीं देखा है, उन्होंने भी उन कैमरों की मदद से, उन प्रत्यक्षदर्शियों की मदद से ये जाना है कि वहाँ पर रोड एक्सीडेंट हुआ था। तो ये प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत में अंतर होता है, ये आपको समझना है। रैंक के अनुसार इतिहासकार को अपने स्रोतों को भाषा शास्त्रीय आलोचनाओं की कसौटी पर परखना चाहिए ताकि सच्चाई का पता चल सके। मतलब कि भाषा भी यहाँ पर सही होनी चाहिए। अब देखिए दूसरा आता है कि अनुभवात्मक इतिहास लेखन। अब यहाँ पर रैंक जो है वह अनुभवात्मक इतिहास लेखन का जनक भी माना जाता है। तो रैंक के अनुसार केवल ऐन्द्रिक अनुभव के आधार पर ही संभव है। अतीत का ज्ञान उन स्रोतों के जरिए हासिल किया जा सकता है जो उस काल विशेष के लोगों के अनुभवों को प्रस्तुत करते हों। अतः इतिहासकार को स्रोत में उपलब्ध सामग्री पर ही निर्भर रहना चाहिए। अब देखो इसको मैं आपको समझाता हूँ। आज़ादी की बात करते हैं। हमारा देश कई सालों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। हमने शोषण झेला और फिर उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और एक लंबे समय तक स्ट्रगल के बाद हमें भारत की आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। अब इससे पहले की अगर आप बात करते हो कि भाई साहब बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे क्रांतिकारियों का बलिदान हुआ, तो अगर आप बात करें भारत छोड़ो आंदोलन की, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 का अगर कोई व्यक्ति आज जीवित होगा और अगर आप उससे बात करो कि भाई 1942 के समय पर क्या हुआ था हमको बताओ, और अगर वो सटीकता से बता पाए तो प्राथमिक स्रोत है। और इतिहासकार को ऐसे ही स्रोतों से ज़्यादा सहायता लेनी चाहिए। 1942 के समय का कोई समाचार पत्र है, ठीक है, तो वो भी ज़्यादा यहाँ पर मजबूती से पक्ष रखेगा और ज़्यादा प्रमाणित माना जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मायने रखती है, ना कि आप आज के किसी आर्टिकल के आधार पर या फिर आज के किसी व्यक्ति के आधार पर अगर आप उस समय की बात को जज करते हो, आज़ादी को जज करते हो, तो वो एक कमज़ोर इतिहास कहलाएगा। तो अगर आप जिस कालक्रम की बात कर रहे हो तो आप कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सोर्स, ऐसे स्रोत का इस्तेमाल कर पाएँ जो ज़्यादा से ज़्यादा सीधे तौर पर उस काल से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप ऐसे इतिहासकार या ऐसे समाचार पत्र या एक ऐसे व्यक्ति से जानकारी लीजिए जो सीधे तौर पर उस काल से जुड़ा हुआ था, तो आप एक अच्छा इतिहास लिख पाएंगे। अब भूतकाल को अपनी शर्तों पर समझना, ये एक बात कहते हैं कि रैंक के अनुसार अतीत को उसकी शर्तों पर समझना चाहिए, ना कि वर्तमान की शर्तों पर। अर्थात अतीत को समकालीन समाज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। रैंक के इस विचार ने इतिहास बोध की अवधारणा की शुरुआत की। अब इतिहास बोध की अवधारणा क्या है कि आप बात कर रहे हो, जैसे बहुत ही ज़्यादा चलता है ये चीज़ें कि भाई आज से 300-400 साल पहले सती प्रथा थी, ठीक है। राजा राम मोहन राय 1773 के आसपास उनका जन्म हुआ था। 1829-30 में सती प्रथा का अंत हुआ। तो ज़्यादा लंबा समय हम नहीं कह सकते कि भैया, मुश्किल से 200 साल पहले सती प्रथा भारत में थी, ठीक है। तो हम आज के दौर में कहते हैं कि भाई उस समय का समाज कितना निम्न कोटि का समाज था, कितने धूर्त लोग थे कि भाई सती प्रथा उस समय पर चल रही थी। उससे कुछ समय पहले की अगर हम बात करें तो दास प्रथा चल रही थी। दास प्रथा हो रही थी, लोगों को उनकी आज़ादी नहीं थी, उनको उनकी मर्जी से कोई काम नहीं करने दिया जा रहा था। आज़ादी के बाद भी लंबे समय तक बेगार प्रथा चलती रही कि भाई आपके हाथ काम तो करवा लिया गया, लेकिन आपको उस श्रम के प्रति आपने जो काम किया उसके लिए आपको कोई भी भुगतान नहीं मिला। तो अब अगर आज के नज़रिए से हम देखेंगे तो हमको ये सारी चीज़ें बहुत बुरी लगती है। क्यों? क्योंकि आज के दौर में ये सारी चीज़ें नहीं चल रही हैं, है ना।
लेकिन उस दौर में अगर हम जाकर देखें, आज से 200 साल पहले अगर हम जाकर देखें सती प्रथा, तो उस समय पर समाज के लोगों का माइंडसेट ऐसा था कि भाई साहब, अगर इसके पति की मृत्यु हो गई है और अगर ये भी अपने पति की चिता के साथ जल जाती है तो हो सकता है कि इसको स्वर्ग में जगह मिल जाए। तो उस समय का माइंडसेट अलग था। आज से 1000 साल पहले जब दास प्रथा प्रचलित थी, तो उस समय के लोगों का ये मानना रहा होगा कि भाई साहब, अकेले जीवन यापन नहीं कर पा रहा है, तो इससे अच्छा है कि इसको एक मालिक मिल गया है, मालिक इसको खाने पीने को देगा, उसके बदले में इसको काम करना पड़ेगा। तो रैंक कहता है कि भाई किसी भी घटना को अगर समझना है तो आप अपने समय काल में रहकर उस घटना को नहीं समझ सकते, आपको उसी कालक्रम में जाना पड़ेगा। आपको अगर ये देखना है कि सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी क्या थी, आपको ये देखना है कि वीर सावरकर की क्या आइडियोलॉजी थी, तो वो आज रहकर, आज की मानसिकता में रहकर आप नहीं समझ सकते। आप बहल जाओगे या फिर आपको भड़का दिया जाएगा। अगर आपको किसी कालक्रम या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जानना है तो आपको उनके कालक्रम में जाना होगा और तब आपको समझना होगा, तब आपको समझ में आएगा पर्दा प्रथा क्यों थी वगैरह वगैरह। उस कालक्रम के हिसाब से समझोगे तो कहीं ना कहीं उनके हिसाब से वो चीज़ें सटीक नज़र आती है और हमारे हिसाब से वो चीज़ें सटीक नज़र नहीं आती। जैसे एक एग्ज़ाम्पल जो आम तौर पर आज के समय पर लिया जाता है कि भाई टेक्नोलॉजी से, बहुत सारे लोग कहते कि भाई साहब, जो लोग टेक्नोलॉजी से पीछे भाग रहे हैं वो आगे जाकर पछताएंगे। ठीक है, आज से 10-15 साल पहले जब टेक्नोलॉजी उतनी खास नहीं थी तो लोगों के लिए भाई टेक्नोलॉजी 10 लोगों में 2-3 लोगों ने भी जान ली है, बहुत है, किसी को उतना इंटरेस्ट नहीं था। आज से 20-30 साल बाद हो सकता है कि ये कहावत ही बन जाए कि भाई अगर तुम टेक्नोलॉजी को नहीं जानते हो तो तुम क्या जानते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सीधी सी बात है, रैंक कहते हैं कि अगर किसी घटना को समझना है तो उसी के कालक्रम में जाकर समझिए तो आप स्पष्ट रूप से जान पाएंगे, अन्यथा आप स्पष्ट उत्तर नहीं ढूंढ पाएंगे। अब देखिए, वैज्ञानिक इतिहास लेखन का प्रारंभ रैंक से होता है। तो रैंक की यहाँ पर बात करते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ, अनुभवात्मक इतिहास लेखन, भूतकाल को अपनी शर्तों पर समझना, ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने चाहिए और पॉइंट देख के ही आपको समरी याद आ जानी चाहिए कि भाई पॉइंट के अंदर क्या लिखा हुआ है। आपको इस तरह से अपने दिमाग को समझाना है। ठीक है, अब देखिए, वैज्ञानिक इतिहास लेखन का प्रारंभ। रैंक ने इतिहास लेखन में वैज्ञानिक उपादानों को शामिल किया, जिसमें प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित तथ्यपरक इतिहास लेखन के साथ साथ इतिहास लेखन में संदर्भ ग्रंथ सूची एवं टिप्पणियों को भी शामिल किया। रैंक के वैज्ञानिक इतिहास लेखन का तात्पर्य वस्तुपरक एवं पक्षपात रहित इतिहास लेखन से है। अब रैंक कहता है कि भाई इतिहास कैसा हो, इतिहास किसी भी क्षेत्र, किसी भी विषय का पक्षपाती ना हो, इतिहास निष्पक्ष हो, तथ्य उसके स्पष्ट और सत्यता के पैमाने पर आधारित हो और साथ ही साथ इतिहास किसी भी बिंदु पर किसी के पक्ष में ना जाए। जैसे उदाहरण के लिए मैं फिर उदाहरण लूँगा और उदाहरण मैं ऐसे लेना चाहता हूँ जो जिनसे आप अच्छे से रिलेट कर पाएँ। आप देखना, जब कांग्रेस की सरकार होती है तो शिक्षा व्यवस्था में ऐसे सुधार किए जाते हैं जिनमें कांग्रेसी नेताओं को फ़ायदा पहुंचता है। जब बीजेपी पार्टी पर आती है तो वो ऐसे सुधार करवाती है जिनसे उनके जुड़े लोगों को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है आइडियोलॉजिकली। अब इससे सीधे तौर पर उन्हें पैसे नहीं मिलते, लेकिन जैसे वो आरएसएस के बारे में पाठ्यक्रम में डाल देंगे, वो वीर सावरकर, जो कि सावरकर अच्छे क्रांतिकारी थे लेकिन वो एक समय पर जाकर कट्टर धार्मिक व्यक्ति हो गए थे, तो वे उनके उस जीवन पर ज़्यादा जोर देंगे। वो हेड गोबर, जो कि आरएसएस के संस्थापक थे, उनके बारे में पढ़वाएंगे। वो कांग्रेस के जितने भी काले कारनामे, जैसे इमरजेंसी हुई, जो कि गलत किए थे, लेकिन वो उसको और भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाएंगे। तो ये सारे वो करेंगे। उसी तरह जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो जो गोधरा में नरसंहार हुआ था, जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, उस घटना को वो ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाएंगे।
बीजेपी के समय पर हुई जो घटनाएं हैं उनको वो ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाएंगे। तो ये सारी घटनाएं दिखाने का मतलब क्या है, इनको पढ़कर आप क्या समझोगे? इसका मतलब है कि ये पक्षपाती माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग उनके तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हों और जो अपोजिशन है उसकी तरफ ज़्यादा हीन नज़र से देखें। तो इस तरह का इतिहास लेखन या फिर इस तरह की शिक्षा व्यवस्था ये समाज के लिए नुकसानदायक है। ये कौन कहता है? ये कहते हैं रैंक। अब देखिए, रैंक ने तथ्य और व्याख्या में भेद किया है। रैंक ने उन तथ्यों के महत्व पर अधिक बल दिया है जो स्रोतों पर आधारित प्रमाणों से पुष्ट होते हैं। रैंक के अनुसार इतिहास का कार्य पहले तथ्यों को प्रस्तुत करना है, फिर उनकी व्याख्या करना है। तो आपको पहले स्पष्ट एविडेंस लेकर आना होगा किसी घटना के प्रति। जब आप एविडेंस लेकर आते हैं तो उसके बाद आप उनको समराइज करेंगे, आप उनको डिस्क्राइब करेंगे कि भाई ऐसी घटना इतिहास में हुई थी। तो किसी ऐतिहासिक घटना के विषय में, जैसे हम इतिहास में देखते हैं कि हर्यक वंश से पहले एक बृहद्रथ वंश के बारे में भी जानकारी हमें मिलती है, लेकिन हम बृहद्रथ वंश को इसीलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उसकी जानकारी हमें पुराणों में मिलती है और साहित्यिक आधार पर मिलती है। जबकि हर्यक वंश, जिसमें बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन जैसे प्रमुख राजा हुए और जिन्होंने मगध को मगध साम्राज्य के रूप में एस्टेब्लिश किया, उनके बारे में हम पढ़ते हैं क्योंकि उनके बारे में हमें सीधे तौर पर ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। तो आप इतिहास में अगर किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में वर्णन कर रहे हैं, तो इस बात पर जोर दीजिए कि उसके विषय में आपके पास में डायरेक्ट एविडेंस कितने मजबूत हैं। जितने ज़्यादा एविडेंस मजबूत होंगे, जितने ज़्यादा पुख्ता साक्ष्य आपके पास में होंगे, आप उस विषय पर उतना ही अच्छा इतिहास लेखन कर पाएंगे। अब देखिए, रैंक ने संदर्भ देने के महत्व पर भी बल दिया है। रैंक ने संदर्भ देने के महत्व पर भी बल दिया है। सभी वक्तव्यों और उक्तियों को प्रस्तुत करते समय इतिहासकार द्वारा उन स्रोतों का पूर्ण विवरण देना चाहिए जहां से इन वक्तव्यों और उक्तियों को लिया गया है। जैसे आज के समय पर हम देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की किताब को अपनी थीसिस में कोट करता है तो उसको बाकायदा लिखना पड़ता है कि भाई उसने किस पुस्तक से लिखा है, किस राइटर से लिखा है, यहाँ तक कि कब वो पब्लिश हुई और किस पब्लिकेशन से वो पब्लिश हुई, ये सब उसको बताना पड़ता है। उसी तरह अगर आपको एक अच्छा इतिहास लिखना है तो आपको रेफरेंस भी बताना पड़ेगा कि भाई आप चीज़ों का इस्तेमाल कैसे कर रहे हो। अगर आप कह रहे हैं कि भैया हम बात करना चाहते हैं इस टॉपिक पर, अब उस टॉपिक से रिलेटेड कितने पुख्ता साक्ष्य है। ऐसा तो नहीं है कि आपने कहा कि भाई मैं लिख रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी पर एक थीसिस। अब आप नरेंद्र मोदी जी पर, अब सुधांशु त्रिवेदी जैसे जो दिग्गज नेता है बीजेपी के, अब उनकी बुक्स के आधार पर आप नरेंद्र मोदी के बारे में थीसिस लिख रहे हो। अब अगर आप बीजेपी के सबसे बड़े लीडर के बारे में लिखोगे और बीजेपी के ही अन्य नेताओं की किताबों को रेफरेंस बनाओगे तो आपको हमेशा ही 100% पॉजिटिव मिलेगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो उनसे जुड़ा हुआ है वो उनके बारे में नेगेटिव क्यों लिखेगा, और लिखेगा भी तो ऐसी नेगेटिव बातें लिखेगा जिनको पढ़ने के बाद उनका कैरेक्टर और बेहतर निखर कर आएगा। इसी तरह अगर आप राहुल गांधी के बारे में लिख रहे हो या सोनिया गांधी के बारे में लिख रहे हो तो ऐसे लोगों की किताबों को रेफरेंस बना ले रहे हो जो कांग्रेस के नेता हैं, चाटुकार हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि आपने एक अच्छी निष्पक्ष थीसिस लिखी है। तो अगर आप किसी टॉपिक पर लिख रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पर आप नरेंद्र मोदी जी पर ही, प्रधानमंत्री पर ही अगर आप थीसिस लिख रहे हो तो आपका काम है कि ना केवल उनसे जुड़े पॉलिटिशियंस की किताबों को आप रेफरेंस लें, बल्कि आप अच्छे अच्छे न्यूज़ आर्टिकल्स, मीडिया हाउसेस की जो कोट हैं या फिर जो उनकी न्यूज़ हैं, आप उनको भी कवर करें, उन्हें भी आप लें।
तो इससे आप एक निष्पक्ष जानकारी उनके विषय में लिख पाओगे और नरेंद्र मोदी जी के बारे में एक निष्पक्ष थीसिस आप कर पाओगे। तो यहाँ पर रैंक यही कहते हैं कि आप जो रेफरेंस ले रहे हो, आप जो संदर्भ ग्रंथ ले रहे हो, या फिर जो आप संदर्भ देने में आप चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो, आप उनका पूर्ण और स्पष्ट विवरण दो, साथ ही साथ वो सही तरीके से ली जाएं, तो आप एक अच्छा इतिहास लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये रैंक महोदय ऐसा यहाँ पर कहते हैं। अब इसके बाद में देखिए कि रैंक का इतिहास लेखन राजकीय अभिलेखागारों के उपलब्ध दस्तावेजों पर आधारित होने के कारण उनका इतिहास लेखन मुख्यतः राजनीतिक इतिहास है। क्यों? क्योंकि रैंक का जो इतिहास लेखन है वह राजकीय अभिलेखागार, यानी कि जो राजा महाराजाओं से संबंधित जो प्रशस्तियाँ, अभिलेख वगैरह है, उनके आधार पर वो इतिहास लेखन लिख रहे हैं, जिनके कारण उनके इतिहास लेखन का झुकाव राजनीतिक और पर हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। रैंक ने अपने इतिहास लेखन में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास लेखन की उपेक्षा की, यह उनकी आलोचना भी है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि आलोचना क्या है। तो रैंक यहाँ पर आलोचनात्मक इतिहास लेखन की शुरुआत तो कर रहे हैं, यहाँ पर रैंक की भी आलोचना हमें देखने को मिल जा रही है। तो भैया जो आलोचनात्मक इतिहास लेखन की शुरुआत करने वाले व्यक्ति हैं रैंक, उन्हें लगा कि उन्होंने एक परफेक्ट धारणा बनाई है। हालांकि उसमें भी आलोचनाएं हमें निकल कर देखने को मिलती है कि रैंक राजकीय अभिलेखागारों के आधार पर इतिहास लेखन कर रहे हैं। इसके कारण उनका इतिहास लेखन राजनीतिक, पॉलिटिकल हिस्ट्री की तरफ हमें झुकाव दिखता है, जिसके चलते अन्य बिंदुओं को वो छोड़ दे रहे हैं या अलग हो जा रहा है। जैसे धार्मिक हुआ, सामाजिक हुआ, सांस्कृतिक हुआ, ये सारी चीज़ें हमें उनके इतिहास में नहीं मिल रही है, इसलिए ये उनकी आलोचना भी है। अब इतिहास का केंद्र राज्य को मानता है, अतः राज्य के समक्ष व्यक्ति की स्वतंत्रता को रैंक ने गौण व महत्वहीन बताया है। ये सारे हम इनके महत्व या इनकी आलोचना यहाँ पर समझ रहे हैं। अब वो इतिहास का केंद्र राज्य को मानते हैं, तो यहाँ पर राज्य को केंद्र मान रहे हैं, इसका मतलब जो व्यक्ति हुए या जो आम आदमी हुआ वह राज्य से छोटा है। रैंक की मान्यता थी कि इतिहास ईश्वरीय प्रायोजन की अभिव्यक्ति का माध्यम है। इसके अनुसार अतीत के घटना चक्र के पीछे ईश्वर की इच्छा और ईश्वर की योजना सक्रिय है। इतिहास के वस्तुनिष्ठ अध्ययन के द्वारा ही इतिहास इस सत्य तक पहुंचा जा सकता है। मतलब इतिहास को हमें वैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। इतिहास में व्यक्तित्व की भूमिका में विश्वास रैंक रखते हैं। रैंक के द्वारा वैश्विक इतिहास लेखन पर बल दिया जाना, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट ये है कि रैंक ने प्रत्यक्षवादी इतिहासकार ऑगस्टस कॉम्टे के प्रत्यक्षवाद के विपरीत घटनाओं की सार्वभौमिकता पर नहीं बल्कि घटना की विचित्रता पर बल दिया है। रैंक के लिए इतिहास के अध्ययन में ठीक ठाक ब्यौरों को देखना महत्वपूर्ण था, न कि सामान्य नियमों का ध्यान देना। इतिहास सख्त विज्ञान के रूप में कल्पना की है। सख्त विज्ञान के रूप में इतिहास की कल्पना रैंक करता है, जिसे मूल्यों एवं निर्णयों से मुक्त होना चाहिए। रैंक ने विश्वविद्यालयों में इतिहास को एक मुख्य विषय के तौर पर स्थापित करने हेतु ऐतिहासिक सम्मेलनों एवं सेमिनार का आयोजन शुरू किया। इसी क्रम में उसने 1833 ईस्वी में बर्लिन विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएट सेमिनार की शुरुआत की। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रैंक के ही वह शुरुआती प्रभाव थे जिनके चलते इतिहास एक विषय के रूप में एस्टेब्लिश हुआ और महत्वपूर्ण विषय के रूप में बना। और आज प्रत्येक विश्वविद्यालय और स्कूलों में इतिहास को कला संकाय के एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर
कोई भी विषय की शुरुआत कैसी हो रही है ये ज़्यादा मायने रखता है कि उसको शुरुआत करने वाले का दृष्टिकोण कैसा है। तो यहाँ पर लियोपोल्ड वॉन रैंक को हम उम्मीद है कि बेहतर तरीके से समझ पाए हों और यहाँ पर ये भी हम समझ पाए कि इतिहास लेखन या फिर इतिहास को समझते समय आपको किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है लियोपोल्ड वॉन रैंक से जुड़ा ये वीडियो न केवल यूजीसी नेट के लिए आपके काम आएगा बल्कि इतिहास को समझने में भी रैंक की ये बातें आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। फिर मिलेंगे अपने अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।